जय हिंद दोस्तों। हम लोग घटना चक्र पूर्वालोकन का बिहार पीसीएस के लिए पढ़ रहे हैं। हम लोगों ने प्राचीन इतिहास को पढ़ा है, फिर उसके बाद मध्यकालीन इतिहास को पढ़ा है, उसके बाद हम लोग आधुनिक इतिहास को पढ़ रहे हैं। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 107 से देखेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 107 है कि स्वामी सहजानंद का संबंध था तो किससे था? तो बिहार के किसान आंदोलन के साथ। तो स्वामी सहजानंद का संबंध जो है बिहार के किसान आंदोलन के साथ था। ऑप्शन नंबर इसमें सी सही है। इसमें दिया गया है कि स्वामी सहजानंद ने बिहार प्रांतीय किसान सभा की स्थापना की। वे अखिल भारतीय किसान सभा के एक प्रमुख नेता भी थे। उनका संबंध बिहार के किसान आंदोलन से था। इनके कृषि सुधार कार्यक्रम का वास्तविक लक्ष्य जमींदारी प्रथा का उन्मूलन तथा कृषकों को मालिकाना अधिकार दिलाना था। किसानों के प्रति इनकी समर्पित सेवाओं के कारण इन्हें किसान प्राण कहे जाने लगे। तो किसान प्राण किसे कहा जाने लगा? तो स्वामी सहजानंद जी को। फिर इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 108 है कि स्वामी सहजानंद निम्नलिखित में से किससे संबंधित थे? तो ये बिहार में किसान आंदोलन से संबंधित थे। ऑप्शन नंबर इसमें सी सही है। फिर इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 109 है, इनमें से कौन बिहार में किसान आंदोलन के साथ जुड़े थे? तो ये डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जुड़े थे। ऑप्शन नंबर ए सही है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ये बिहार में किसान आंदोलन के साथ जुड़े थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बिहार में किसान आंदोलन के साथ जुड़े थे। वे सितंबर 1946 में गठित अंतरिम सरकार में खाद्य एवं कृषि मंत्री थे। ये संविधान सभा के अध्यक्ष थे। संविधान को लागू होने के बाद भारत के प्रथम राष्ट्रपति भी बनाए गए थे। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 110 है, सुरक्षा प्रकोष्ठ की नीति संबंधित है। तो सुरक्षा प्रकोष्ठ की नीति किससे संबंधित है? तो ये वारेन हेस्टिंग से। ऑप्शन नंबर ए सही है, वारेन हेस्टिंग से संबंधित है। इसमें दिया गया है सुरक्षा प्रकोष्ठ या घेरे की नीति से वारेन हेस्टिंग तथा वेलेजली संबंधित थे। वारेन हेस्टिंग ने मैसूर और मराठों के साथ युद्ध अन्य रियासतों के साथ बराबरी की पदवी प्राप्त करने की भावना से किया था। इस समय कंपनी ने अपने राज्य के चारों ओर मध्य राज्य बनाने का प्रयत्न किया। इसका उद्देश्य केवल अपने राज्य की रक्षा करना था, अथवा हम यह भी कह सकते हैं कि अपने पड़ोसी राज्यों की सीमाओं की रक्षा करो ताकि अपनी सीमाएं सुरक्षित रहे। उस समय भय मुख्यतः अफगानों और मराठों से था, इसलिए कंपनी ने अवध की रक्षा व्यवस्था के कार्य को इस शर्त पर संभाला कि अवध का नवाब उस व्यय का बोझ उठाए और इस प्रकार अवध की रक्षा ही बंगाल की रक्षा थी। वेलेजली के आने से कंपनी के भारतीय रियासतों के संबंधों में परिवर्तन आया। वेलेजली का उद्देश्य भारतीय रियासतों को अपनी रक्षार्थ कंपनी पर निर्भर पर बाध्य करना था। उसने भारतीय रियासतों को अंग्रेजी राजनीतिक शक्ति और सैनिक रक्षा के घेरे में लाने का प्रयत्न किया। रियासतों के प्रति प्रमुख ब्रिटिश नीतियां निम्न थीं। तो क्या क्या ब्रिटिश नीतियां थी? पहली जो ब्रिटिश नीति थी वह कंपनी का भारतीय रियासतों से समानता के लिए संघर्ष, जो कि ये 1740 से 1765 ईस्वी तक चला। फिर दूसरा है सुरक्षा प्रकोष्ठ की नीति या घेरे की नीति, यह 1765 से 1813 ईस्वी तक था। फिर उसके बाद तीसरा है अधीनस्थ पार्थक्य की नीति, ये जो कि 1813 से 1857 ईस्वी तक चला था। फिर चौथा है अधीनस्थ संघ की नीति, ये 1858 से 1935 ईस्वी तक चला था। फिर पांचवा है बराबर के संघ की नीति, ये 1935 से 1947 तक चला था। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 111 है कि निम्नलिखित में से किसने बंगाल में द्वैध शासन प्रणाली डुअल गवर्नमेंट को समाप्त किया था? तो ये वारेन हेस्टिंग के द्वारा किया गया था। ऑप्शन नंबर इसमें सी सही है, वारेन हेस्टिंग। वारेन हेस्टिंग के कार्यकाल में 1772 ईस्वी में कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स ने दोहरी शासन प्रणाली को समाप्त करने का निर्णय लिया तथा कलकत्ता परिषद तथा उसके प्रधान को आज्ञा दी कि वे स्वयं दीवान बने और बंगाल, बिहार तथा उड़ीसा के प्रबंध को अपने हाथों में ले लें। वारेन हेस्टिंग ने दोनों उप दीवानों मोहम्मद रजा खां और राजा सिताब राय को पदच्युत कर दिया, यानी कि उनके पद से हटा दिया इन दोनों को, मोहम्मद रजा को और राजा सिताब राय को। द्वैध शासन की शुरुआत बंगाल में 1765 ईस्वी से मानी जाती है। इसके अंतर्गत
कंपनी दीवान का अधिकार अपने पास रखती थी और निजामत के कार्य नवाब के माध्यम से करती थी, लेकिन वास्तविक शक्ति कंपनी के पास होती थी। क्लाइव समझता था कि समस्त कंपनी शक्ति कंपनी के पास है तथा नवाब के पास सत्ता केवल छाया ही है। उसने प्रवर समिति को लिखा, यह नाम, यह छाया आवश्यक है तथा हमें इसको स्वीकार करना चाहिए। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 112 है कि लॉर्ड बेलेजली की सहायक संधि को स्वीकार करने वाला पहला मराठा सरदार था। तो पहला मराठा सरदार कौन था? तो ये पेशवा बाजीराव द्वितीय था। ऑप्शन नंबर ए सही है, पेशवा बाजीराव द्वितीय, जो कि ये लॉर्ड बेलेजली की सहायक संधि को स्वीकार करने वाला पहला मराठा सरदार था। वेलेजली ने भारतीय राज्यों को अंग्रेजी राजनीतिक परिधि में लाने के लिए सहायक संधि प्रणाली का प्रयोग किया। उसने सहायक संधि का आविष्कार नहीं किया, इस प्रणाली का अस्तित्व तो पहले ही था तथा वह सैन्य विकसित हुई, यानी कि धीरे धीरे विकसित हुई। संभवतः डुप्ले प्रथम यूरोपीय था सहायक संधि प्रणाली को लागू करने वाला। तो कौन था प्रथम? डुप्ले था, जिसने अपनी सेनाएं किराए पर भारतीय राजाओं को दी थी और अंग्रेजों ने भी यही प्रणाली अपनाई थी। फिर उसके बाद आता है कि प्रथम सहायक संधि 1765 ईस्वी में अवश्य की गई, जब कंपनी ने निश्चित धन के बदले उनकी सीमाओं की रक्षा करने का वचन दिया। तो सहायक संधि स्वीकार करने वाले राज्य थे। तो सहायक स्वीकार करने वाले कौन कौन से राज्य थे? तो हैदराबाद, जो कि हैदराबाद 1798 ईस्वी से तथा 1800 ईस्वी में इसने सहायक संधि को स्वीकार किया था। फिर उसके बाद आता है मैसूर 1799 ईस्वी में, फिर तंजौर जो कि अक्टूबर 1799 ईस्वी में, फिर अवध नवंबर 1801 ईस्वी में, फिर पेशवा दिसंबर 1802 ईस्वी में, बराड़ के भोसले दिसंबर 1803 ईस्वी में और सिंधिया फरवरी 1804 ईस्वी में। फिर उसके बाद आते हैं जोधपुर, जयपुर, मछेड़ी, बूंदी तथा भरतपुर। दौलतराव सिंधिया और जसवंत होलकर दोनों ने पूना में अपने सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करना चाहते थे। बाजीराव द्वितीय सिंधिया के साथ दे रहे थे। उसने 1801 ईस्वी में जसवंत के भाई की हत्या कर दी। परिणाम स्वरूप जसवंत होलकर ने सेना को पूना पर आक्रमण कर पेशवा व सिंधिया की संयुक्त सेना को परास्त कर दिया। फिर उसके बाद इसमें दिया गया है कि बाजीराव द्वितीय ने लगभग बसीन में शरण ली। 31 दिसंबर 1802 ईस्वी को अंग्रेजों से बेसीन की संधि की। तो 31 दिसंबर 1802 ईस्वी को अंग्रेजों से बेसीन की संधि हुई। इस संधि के अनुसार पेशवा बाजीराव द्वितीय ने अंग्रेजों की संरक्षकता स्वीकार किया। इस संधि को मराठों द्वारा अंग्रेजों के साथ की गई प्रथम सहायक संधि की संज्ञा मानी गई है। फिर क्वेश्चन नंबर 113 है कि महारानी विक्टोरिया को भारत की सामग्री नियुक्त किया गया था। तो 1877 में, ऑप्शन नंबर इसमें सी सही है, 1877 में नियुक्त किया गया था। ब्रिटिश सांसद ने एक राज्य उपाधि अधिनियम पारित किया, जिससे महारानी विक्टोरिया को केसरी हिंद की उपाधि से विभूषित किया। लॉर्ड लिटन ने 1 जनवरी 1877 को दिल्ली में एक वैभवशाली दरबार का आयोजन करके उस उपाधि की घोषणा की। इस समय दक्कन में भीषण अकाल 1877 में पड़ा था। सरकार ने झूठे आडंबर और वैभव पर करोड़ों रुपए व्यय किए। विशेषकर उस समय जब लोग भूखे मर रहे थे। जी प्रधान के अनुसार इस राज्य उपाधि अधिनियम और दिल्ली से दरबार एक राष्ट्रीय अपमान की गुप्त भावना सी जनता में फैलाई गई। कलकत्ता की एक पत्रिका ने इस तुलना उस घटना से की जब नीरो बंसी बजा रहा था और रोम जल रहा था। तो जो है यह उस घटना से तुलना की गई थी कि जो नीरो बंसी बजा रहा था और रोम जल रहा था। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 114 है कि बम्बई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन की स्थापना किसने की थी? बम्बई प्रेसिडेंसी की स्थापना फिरोज शाह मेहता, केटी तैलंग ये दोनों थे। और इसमें जो है तैयब जी थे। तो इसमें उपरोक्त में से एक से अधिक होगा, ऑप्शन नंबर ही सही है। 1885 ईस्वी में बम्बई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन की स्थापना फिरोज शाह मेहता, केटी तैलंग और बदरुद्दीन तैयब के द्वारा किया गया था। इनका उद्देश्य लोगों में राजनीतिक विचारों का प्रचार प्रसार करना था। फिर इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर
115 है भारत संघ इंडियन एसोसिएशन के संस्थापक कौन थे, यानी कि भारत संघ के संस्थापक कौन थे, तो सुरेंद्र नाथ बनर्जी थे। ऑप्शन नंबर डी सही है, सुरेंद्र नाथ बनर्जी। 26 जुलाई 1876 को सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने आनंद मोहन बोस के सहयोगी से इंडिया एसोसिएशन की स्थापना कलकत्ता में की थी। यह तत्कालीन संस्थाओं में से सबसे महत्वपूर्ण थी, जिसे कांग्रेस से पूर्व अखिल भारतीय स्तर की संस्था का सम्मान प्राप्त था। इस संस्था ने सिविल सेवक परीक्षा प्रणाली में सुधार की मांग की तथा इल्बर्ट बिल जैसे विवादों को लेकर के आंदोलन चलाया गया। इसमें जो है इंडियन एसोसिएशन यानी कि भारत संघ में जमींदारों के स्थान पर मध्य वर्ग को प्रधानता दी गई थी। फिर उसके बाद आता है इसमें क्वेश्चन नंबर 116 है, 1876 ईस्वी में इंडियन एसोसिएशन की स्थापना किसने की थी, तो सुरेंद्र नाथ बनर्जी के द्वारा किया गया था। ऑप्शन नंबर इसमें ये सही है, सुरेंद्र नाथ बनर्जी में के द्वारा इंडियन एसोसिएशन की स्थापना किया गया था। ये जो कि 67 बीपीएससी प्री 2022 में पूछा गया क्वेश्चन है। फिर इसके बाद क्वेश्चन नंबर 117 है कि राष्ट्रीय कांग्रेस से पूर्व सबसे प्रमुख संस्था थी, तो कौन सी संस्था थी, इंडियन एसोसिएशन ऑफ कलकत्ता। ऑप्शन नंबर डी इसमें सही है। फिर इसके बाद आता है कि 26 जुलाई 1876 को सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने आनंद मोहन बोस के सहयोग से इंडियन एसोसिएशन या भारत संघ की स्थापना कलकत्ता में की थी। यह तत्कालीन राजनीतिक संस्थाओं में सबसे महत्वपूर्ण थी। इसे कांग्रेस से पूर्व अखिल भारतीय स्तर की संस्था का सम्मान प्राप्त था। इस संस्था ने सिविल सेवक परीक्षा प्रणाली में सुधार की मांग की तथा इल्बर्ट बिल विवाद जैसे मामले को लेकर आंदोलन चलाया। इंडियन एसोसिएशन भारत संघ में जमींदारों के स्थान पर मध्यम वर्ग को प्रधानता दी गई थी। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 118 है कि सुरेंद्र नाथ बनर्जी को किस वर्ष भारतीय सिविल सर्विसेज से हटाया गया था, तो 1874 में। ऑप्शन नंबर इसमें ये सही है, 1874 में। सुरेंद्र नाथ बनर्जी द्वारा द्वितीय भारतीय थे, सुरेंद्र नाथ बनर्जी द्वितीय भारतीय थे जिन्होंने ICS परीक्षा उत्तीर्ण की थी। इनकी प्रथम नियुक्ति सिलहट यानी कि बांग्लादेश में असिस्टेंट मजिस्ट्रेट के पद पर हुई थी। यहीं पर मामूली भूल की वजह से 1874 में इन्हें पद से हटा दिया गया। क्वेश्चन नंबर 119 है कि राजनीतिक सुधारों को लेकर विरोध करने वाले पहले भारतीय कौन थे, तो ये थे राजाराम मोहन राय। राजाराम मोहन राय थे। ऑप्शन नंबर इसमें सी सही है, राजाराम मोहन राय। राजनीतिक सुधारों को लेकर के विरोध करने वाले पहले भारतीय राजाराम मोहन राय थे। उन्होंने मानवाधिकारों, लोकतांत्रिक मूल्यों के विकास पर कई लेख लिखे। बिपिन चंद्रपाल ने लिखा कि भारत में राजनीतिक स्वतंत्रता का संदेश सबसे पहले राजा मोहन राय ने दिया। कुछ इतिहासकार सुरेंद्र नाथ बनर्जी को राजनीतिक सुधारों के लिए आंदोलन करने वाले प्रथम भारतीय मानते हैं। फिर इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 120 है, मद्रास महाजन सभा की स्थापना की गई थी। तो मद्रास महाजन सभा की स्थापना जो है 1884 ईस्वी में किया गया था, जो कि ऑप्शन में नहीं है, इसलिए इसको संदिग्ध में रखा गया है। इसमें दिया गया है कि मद्रास महाजन सभा की स्थापना मई 1884 में बी राघवाचारी जी सुब्रमण्यम तथा पी आनंद चार्लू द्वारा की गई थी। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 121 है, क्वेश्चन नंबर 121 है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन में कितने प्रतिनिधियों ने भाग लिया था, तो 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। ऑप्शन नंबर सी सही है, 72 प्रतिनिधि थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 ईस्वी में एओ होम द्वारा की गई थी, जो एक अवकाश प्राप्त अंग्रेज अधिकारी थे। इसका पहला अधिवेशन 28 दिसंबर 1885 ईस्वी को बम्बई में स्थित गोकुल तेजपाल संस्कृत विद्यालय में आयोजित किया गया था। इसमें जो कि कुल 72 प्रतिनिधित्व ने भाग लिया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अधिवेशन की अध्यक्षता व्योमेश बनर्जी यानी कि WC बनर्जी के द्वारा किया गया था। इसके जो है प्रथम महासचिव एओ ह्यूम थे, तो इसके प्रथम महासचिव एओ ह्यूम थे। एओ ह्यूम जो कि एक अंग्रेज रिटायर्ड IAS अधिकारी थे। फिर उसके बाद इसमें दिया गया है क्वेश्चन नंबर 122 है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की गई थी, तो किस वर्ष की गई थी, तो 1885 में किया गया था। ऑप्शन नंबर सी सही इसमें, 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की गई थी। एओ ह्यूम ने की थी। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसके द्वारा किया गया था, तो एओ ह्यूम के द्वारा किया गया था, जो कि ये एक अवकाश अंग्रेज अधिकारी था। इसका पहला अधिवेशन 28 दिसंबर 1885 को बम्बई स्थित गोकुल तेजपाल संस्कृत विद्यालय में आयोजित किया गया था। इसमें कुल 72 प्रतिनिधित्व ने भाग लिया था।
भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अधिवेशन की अध्यक्षता व्योमेश बनर्जी के द्वारा किया गया था। क्वेश्चन नंबर 123 है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की गई थी तो एओ ह्यूम के द्वारा। ऑप्शन नंबर ए सही है, एओ ह्यूम के द्वारा किया गया था। फिर इसमें दिया गया है कि एलन ऑक्टोवियन ह्यूम। एओ ह्यूम का फुल फॉर्म है एलन ऑक्टोवियन ह्यूम। भारतीय सिविल सेवक के सेवानिवृत्त ब्रिटिश अधिकारी थे। ये शिमला में बस गए थे। 1884 ईस्वी में इन्होंने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस इंडियन नेशनल यूनियन की स्थापना की थी, जो कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अग्रदूत था। कलकत्ता, बम्बई, मद्रास का दौरा करने के उपरांत इन्होंने यह घोषणा की कि दिसंबर में भारतीय राष्ट्रीय संघ का एक सम्मेलन पुणे में आयोजित किया जाएगा, जिनमें से 3 महाप्रांतों के सभी भागों के शिक्षित प्रतिनिधित्व शामिल होंगे। लेकिन पुणे में हैजा फैलने के कारण सम्मेलन का स्थल बदलकर गोकुल तेजपाल संस्कृत विद्यालय में कर दिया गया, जो कि ये बम्बई में था। भारतीय राष्ट्रीय संघ का पहला अधिवेशन 28 दिसंबर 1885 ईस्वी को हुआ था। इस सम्मेलन में दादा भाई नौरोजी के सुझाव पर इस संगठन का नाम बदल करके भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस किया गया था। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 124 है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? तो एओ ह्यूम थे। ऑप्शन नंबर इसमें भी सही है, एओ ह्यूम थे। क्वेश्चन नंबर 125 है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक थे। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक थे तो एक क्या थे? एक असैनिक सेवक थे। ऑप्शन नंबर ए सही है, एक असैनिक सेवक थे। फिर क्वेश्चन नंबर 126 है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन ये मुंबई में हुआ था। ऑप्शन नंबर सी सही है, मुंबई। फिर उसके बाद आता है, इसमें दिया गया है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन 28 दिसंबर 1885 को तेजपाल संस्कृत पाठशाला बम्बई में हुआ था। इसमें कुल 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था, जिनमें से 38 प्रतिनिधित्व बम्बई महाप्रांत के, 21 मद्रास से थे, 3 सदस्य बंगाल से थे, 7 सदस्य उत्तर प्रदेश एवं अवध से थे तथा 3 सदस्य पंजाब से सम्मिलित हुए थे। कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता व्योमेश चंद्र बनर्जी ने किया था। एओ ह्यूम जो है इसके कौन थे? तो सचिव थे। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 127 है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दूसरे अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो दादा भाई नौरोजी के द्वारा किया गया था। ऑप्शन नंबर इसमें सी सही है, दादा भाई नौरोजी। इसमें दिया गया है कि कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन 1886 ईस्वी में कलकत्ता में हुआ। इसकी अध्यक्षता दादा भाई नौरोजी ने की। इस अधिवेशन में इंडियन एसोसिएशन तथा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का विलय की हुआ। इसके अतिरिक्त दादा भाई नौरोजी 1893 ईस्वी में लाहौर अधिवेशन तथा 1906 ईस्वी में कलकत्ता में अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। तो क्वेश्चन नंबर 128 है कि महात्मा गांधी ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी? तो ये थे 1924 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर इसमें भी सही है, 1924 ईस्वी में किए थे। दिसंबर 1924 में बेलगांव में कांग्रेस के 39वें वार्षिक अधिवेशन की अध्यक्षता महात्मा गांधी ने किया था। इस अधिवेशन में एक प्रस्ताव यह निश्चित किया गया कि गांधी जी के रचनात्मक कार्यों पर बल दिया जाए। इस अधिवेशन में गांधी दास समझौते को अनुमोदित किया गया था। तो कौन सा? दास समझौता, गांधी दास समझौते पर। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 129 है कि इंडियन नेशनल कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी? तो ये थे सरोजनी नायडू थी। ऑप्शन नंबर सी सही है, सरोजनी नायडू थी। सरोजनी नायडू 1879 से 1949 प्रख्यात कावित्री और राष्ट्रवादी नेत्री थी। वर्ष 1925 में कलकत्ता में हुए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 40वें वार्षिक अधिवेशन में वे कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष बनी थी। वे महात्मा गांधी की विश्वास पात्र और निष्ठावान सहयोगी थी। स्वतंत्रता संग्राम में भाग लेने कई बार वे जेल भी जाना पड़ा। 1947 से 49 में उत्तर प्रदेश की राज्यपाल भी बनी थी। ये बुक जो कि बिहार पीसीएस के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण बुक है। ये बिहार पीसीएस 2024 के लिए बहुत ही लाभदायक सिद्ध हो गई है बुक। फिर आता है क्वेश्चन नंबर 130 है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 27वां अधिवेशन किस स्थान पर हुआ था? तो ये बांकीपुर में हुआ था। ऑप्शन नंबर डी सही है, बांकीपुर में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 27वां अधिवेशन दिसंबर 1912 में बांकीपुर, बिहार में संपन्न हुआ था। इस अधिवेशन की अध्यक्षता RN मुधोलकर ने किया था। इसी अधिवेशन में एओ ह्यूम को कांग्रेस का पिता कहा गया था। फिर क्वेश्चन नंबर 131 है कि पुस्तक पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया किसने लिखी थी? तो ये दादा भाई नौरोजी के द्वारा लिखा गया था। ऑप्शन नंबर इसमें भी सही है, दादा भाई नौरोजी। पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया नामक पुस्तक दादा भाई नौरोजी के द्वारा लिखा गया था। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर
132 है कि किसने कहा था कि कांग्रेस आंदोलन न तो लोगों द्वारा प्रेरित था, न ही यह उनके द्वारा सोचा या योजनाबद्ध किया गया था। तो ये किसके द्वारा किया गया था? तो ये सर सैयद अहमद खां के द्वारा किया गया था। ऑप्शन नंबर इसमें भी सही है। 1888 ईस्वी में सर अहमद खां एक संयुक्त भारतीय राज्यसभा यूनाइटेड इंडियन प्रोल्टिक एसोसिएशन बनाई, जिसकी स्पष्ट उद्देश्य कांग्रेस के प्रचार को निष्फल बनाना था और लोगों को कांग्रेस से दूर रखना था। सैयद अहमद खान ने कहा था कि कांग्रेस आंदोलन न तो लोगों द्वारा प्रेरित था, न ही यह उनके द्वारा सोचा या योजनाबद्ध किया गया था। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 133 है कि मुझे विश्वास है कि कांग्रेस अपने विनाश की तरफ जा रही है और मेरी यह बड़ी इच्छा भारत में रहते होगी कि इसके शांतिप्रिय निधन के लिए इसका सहायक बनूं। यह किसने कहा था? तो ये लॉर्ड कर्जन के द्वारा कहा गया था। ऑप्शन नंबर इसमें सी सही है, लॉर्ड कर्जन के द्वारा कहा गया था। अंग्रेज शासक समझते थे कि नरमपंथियों के नेतृत्व में कांग्रेस काफ़ी कमज़ोर है, यह जनता में इसकी पैठ नहीं है, अतः इसे खत्म किया जा सकता है। इस नीति के सबसे बड़े प्रवक्ता थे लॉर्ड कर्जन। 1900 में कर्जन ने कहा, मुझे विश्वास है कि कांग्रेस अपने विनाश की तरफ जा रही है और मेरी यह बड़ी इच्छा भारत में रहते होगी कि इसके शांति प्रिय निधन के लिए इसका सहायक बनूं। 1903 में इन्होंने मद्रास के गवर्नर को लिखा कि जब से मैं भारत आया हूं, मेरी नीति यही रही है कि किसी तरह से कांग्रेस को नपुंसक बना दूं। कर्जन ने कांग्रेस अध्यक्ष के नेतृत्व में प्रतिनिधिमंडल से मिलने से इनकार कर दिया था। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 134 है कि निम्नलिखित में से किस वायसराय के कार्यकाल में भारतीयों को राय बहादुर और खान बहादुर की उपाधियां प्रदान करना प्रारंभ किया था? तो ये किए थे लॉर्ड लिटन। ऑप्शन नंबर बी सही है, लॉर्ड लिटन। लॉर्ड लिटन के कार्यकाल में भारतीयों को राय बहादुर और खान बहादुर की उपाधियां प्रदान करना प्रारंभ हुआ था। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट 1878 में लॉर्ड लिटन के काल से ही पारित किया गया था। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 135 है कि अधिकतर नरमपंथी नेता थे। तो अधिकतर नरमपंथी नेता ये शहरी क्षेत्रों से थे। ऑप्शन नंबर इसमें भी सही है, शहरी क्षेत्रों से थे। इसमें दिया गया है कि उदारवादी राजनीतिक या राजनीतिज्ञ भिक्षावृत्ति के युग में अधिकांश नरमपंथी नेता दादा भाई नौरोजी, फिरोज शाह मेहता, दीनसा वाचा, व्योमेश बनर्जी, सुरेंद्र नाथ बनर्जी जैसे नेता शहरी क्षेत्रों से संबंधित थे। इस काल में कांग्रेस समृद्धशाली मध्यम वर्गीय बुद्धिजीवियों का, जिनमें वकील, डॉक्टर, इंजीनियर, पत्रकार एवं साहित्य व्यक्ति सम्मिलित थे। उपाधियां और बड़े बड़े पद इन लोगों के लिए आकर्षक रखते थे। कांग्रेस में आने वाले ये प्रतिनिधि बड़े बड़े नगरों से आते थे और जन साधारण से इनका कोई संपर्क नहीं था। फिरोज मेहता ने स्वयं कहा था, कांग्रेस की आवाज़ जनता की आवाज़ नहीं है, परंतु उनके साथ रहने वाले अन्य देशवासियों का यह कर्तव्य है कि वे इनकी भावनाओं को समझें और उन्हें व्यक्त करें और उनके उपचार का प्रयत्न करें। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 136 है कि निम्न में कौन उपग्रंथी नहीं था? तो उपग्रंथी नहीं था, ये कौन थे? तो गोपाल कृष्ण गोखले। ऑप्शन नंबर इसमें डी सही है। गोपाल कृष्ण गोखले उदारवादी खेमे से संबंधित थे। वह समभाव और मृदु न्यायप्रियता में विश्वास करते थे। उन्होंने पूर्ण विश्वास था कि देश का पुनरुद्धार उत्तेजना के बाउंड्रों में नहीं हो सकता। वे साधन और साध्य दोनों की पवित्रता में विश्वास करते थे। इन्हीं विचारों से प्रभावित होकर गांधी जी उनके शिष्य बन गए और उन्हें 1889 ईस्वी के इलाहाबाद कांग्रेस अधिवेशन के मंच से राजनीतिक में भाग लिया। 1897 में उन्हें वाचा को भारतीय व्यय के लिए नियुक्त वेली आयोग के सम्मुख साक्ष्य देने को कहा गया। वर्ष 1902 में वह बम्बई संविधान परिषद के लिए कालांतर में इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल के लिए चुने गए थे। फिर क्वेश्चन नंबर 137 है कि भारत सेवक समाज की स्थापना किसने की थी? तो गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा किया गया था। ऑप्शन नंबर सी सही है, गोपाल कृष्ण गोखले। वर्ष 1905 में पूना में गोपाल कृष्ण गोखले ने भारत सेवक मंडल सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना, जिसका उद्देश्य भारत सेवा के लिए प्रचार
तैयार करना तथा अवध संवैधानिक रूप से भारतीय जनता के सच्चे हितों को प्रोत्साहन देना। इस मंडल के श्रीनिवासन शास्त्री, जी.के. देवधर, एन.एम. जोशी, पंडित हृदय नारायण कुंजरू जैसे महान समाजसेवक पैदा किए गए। एम.सी. सीतलवाड़, बी.एन. राव तथा अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर के प्रख्यात सदस्य भी थे। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 138 है कि 1905 में सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसके द्वारा किया गया था? तो ये गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा किया गया था। ऑप्शन नंबर इसमें डी सही है। ये 67 बीपीएससी प्री 2022 में पूछा गया क्वेश्चन है। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 139 है, रजनी पामदत्त ने कहा वे समाजवाद से लड़ते भी हैं थे और सहयोग भी करते थे। उन्होंने किस राजनीतिक गठबंधन के बारे में यह कहा था? यह जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बारे में कहा था। ऑप्शन नंबर इसमें ये सही है। फिर उसके बाद आता है रजनी पामदत्त ने यह कथन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बारे में कहा, कांग्रेस कई अवसरों पर अंग्रेजी हुकूमत के साथ सहयोग भी करती थी, जैसे प्रथम विश्व युद्ध में भारतीय सहयोग हो या गांधी इरविन वार्ता हो। इसके अतिरिक्त भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस साम्राज्यवाद का विरोध करते हुए अंग्रेजों से आज़ादी की लड़ाई लड़ते हुए देश को स्वतंत्रता भी करवाया था। फिर क्वेश्चन नंबर 140 है कि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन गर्मपंथियों का प्रभावधीन आया था। तो ये जो है 1906 के बाद, ऑप्शन नंबर ये सही है, 1906 के बाद आया था। वर्ष 1906 के बाद भारतीय राजनीति में कांग्रेस के भीतर गरम दल का प्रभाव बढ़ा। गरम दल का नेतृत्व प्रमुख कांग्रेस नेताओं बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय, बिपिन चंद्र पाल तथा अरविंद घोष ने मिलकर किया। इन नेताओं ने स्वराज को अपना लक्ष्य बनाया। तिलक ने नारा दिया, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और इसे मैं लेकर रहूंगा। बाल गंगाधर तिलक को लोकमान्य तिलक के नाम से जाना जाने लगा। तो ये जब वे एक लोकप्रिय शिक्षक बने, उन्होंने एक लोकप्रिय अखबार की शुरुआत किया। सरकार उन्हें रेड मर्डर केस में अभियुक्त बनाया। उन्होंने शिवाजी और गणपति उत्सव शुरू किया। तो इसमें इन सभी यानी कि उपरोक्त में से एक से अधिक हैं। तो ऑप्शन नंबर इसका ई सही है, उपरोक्त में से एक से अधिक। इसमें दिया गया है कि ब्रिटिश सरकार ने बाल गंगाधर तिलक को पुणे के असिस्टेंट कलेक्टर रेड की हत्या के मामले में अभियुक्त बनाया। तिलक को दोषी पाया गया और उन्हें 18 माह की कठोर कारावास की सज़ा सुनाई गई। जब वे जेल से बाहर आए तो वे एक राष्ट्रवादी नायक यानी कि नेशनल हीरो के रूप में उभरे और उन्हें लोकमान्य तिलक की उपाधि प्राप्त हुई। इस तरह से घटना नहीं बल्कि अनेक राष्ट्रवादी कार्यों के लिए लोकमान्य तिलक को लोकमान्य की उपाधि दी गई थी। फिर इसके बाद क्वेश्चन नंबर 142 है। क्वेश्चन नंबर 142 है कि निम्नलिखित में से कौन सा नेता कांग्रेस के गरम दल से संबंधित था? तो ये अरविंद घोष, ऑप्शन नंबर ये सही है, अरविंद घोष, ये जो कि कांग्रेस के गरम दल के नेता से संबंधित थे। अरविंद घोष कांग्रेस के गरम दल नेता थे। वह गरम दल के 4 स्तंभों यानी कि लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक, बिपिन चंद्र पाल और अरविंद घोष में से एक थे। 1893 से 94 ईस्वी में अपने लेखों में उन्होंने कहा था कि कांग्रेस श्रमिक वर्ग से दूर है, अराष्ट्रवादी है और पूर्णतः असफल रही है और इसकी शासकों को अप्रसन्न करने के भय से स्पष्ट कहने की नीति को कायरता की संज्ञा दी। इसके अनुसार कांग्रेस क्षय रोग से मरने वाली है। वर्ष 1908 में पुलिस द्वारा मणिकतला उद्यान में छापा मार जिन्हें 34 लोगों को गिरफ्तार किया गया, उनमें अरविंद घोष भी थे। सभी के ऊपर अलीपुर षड्यंत्र करने के मामले में मुकदमा चलाया गया था। अरविंद घोष को 1 वर्ष की सज़ा सुनाई गई, किंतु बाद में साक्ष्य के अभाव से उन्हें छोड़ दिया गया। कालांतर में वे आतंकवादी क्रियाकलापों से अलग होकर सन्यासी बन गए तथा पांडिचेरी चले गए। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 143 है कि नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन की स्थापना कब हुई? तो नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन की स्थापना 15 अगस्त 1906 ईस्वी को, ऑप्शन नंबर डी, 1906 ईस्वी को हुआ था। इसमें दिया गया है कि राष्ट्रीय शिक्षा के क्षेत्र में सर्वप्रथम 8 नवंबर 1905 को रंगपुर नेशनल स्कूल की स्थापना हुई। 16 नवंबर 1905 में कलकत्ता में एक सम्मेलन का आयोजन किया गया। इस सम्मेलन में राष्ट्रीय साहित्य, वैज्ञानिक और तकनीकी शिक्षा देने के लिए
राष्ट्रीय शिक्षा परिषद नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन की स्थापना करने का फैसला हुआ। फिर इसमें 15 अगस्त 1906 को सद्गुरुदास बनर्जी द्वारा राष्ट्रीय शिक्षा परिषद की स्थापना की गई। फिर इसमें 144 है कि राष्ट्रीय आंदोलन में निम्न में से किसको नरम दलीय के तौर पर नहीं जाना जाता था? तो नरम दलीय के तौर पर बाल गंगाधर तिलक को नहीं जाना जाता था। ऑप्शन नंबर इसमें ये सही है, बाल गंगाधर तिलक, जो कि ये गरम दल के नेता थे। इसमें दिया गया है कि उग्रवाद के 4 प्रमुख स्तंभ लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक, बिपिन चंद्र पाल और अरविंद घोष थे। बाल गंगाधर तिलक इस विचारधारा के अग्रदूत थे। उन्होंने कांग्रेसी की अनुनयन विनयन नीति की आलोचना की। तिलक ने कांग्रेस के बारे में कहा कि यदि हम वर्ष में एक बार मेढक की तरह टर्राए तो हमें कुछ नहीं मिलेगा। दादा भाई नौरोजी तथा गोपाल कृष्ण गोखले कांग्रेस के उदारवादी दल के नेता थे, जबकि MG रनाडे समाज सुधारक थे। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 145 है कि कांग्रेस के नरम दल के नेताओं की आंदोलन की पद्धति थी, तो क्या थी? ये पद्धति थी राजा वामबंध आंदोलन। ऑप्शन नंबर बी सही है, राजा वामबंध आंदोलन, जो कि ये कांग्रेस के गरम दल नेता के आंदोलन की पद्धति थी। फिर इसके बाद आता है, इसमें दिया गया है कि कांग्रेस के नरम दल के नेताओं आंदोलन की प्रमुख पद्धति राज वामदन आंदोलन, कॉन्स्टिट्यूशनल एजिटेशन अर्थात प्रशासन में भारतीयों की भागीदारी की मांग तथा जनता में राजनीतिक जागरूकता उत्पन्न करना था। फिर इसके बाद क्वेश्चन नंबर 146 है, शेर पंजाब के नाम से इनमें से कौन से मशहूर थे? तो शेर पंजाब किसे कहा जाता था? तो लाला लाजपत राय को। ऑप्शन नंबर सी सही है, लाला लाजपत राय को शेर पंजाब के नाम से भी जाना जाता था। फिर इसमें दिया गया है कि लाला लाजपत राय शेर पंजाब के नाम से जाने जाते थे। ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के गरम दल के नेता थे तथा पूरे पंजाब के प्रतिनिधित्व थे। इन्हें पंजाब केसरी भी कहा जाता है। साइमन कमीशन के विरोध में एक जुलूस का नेतृत्व करते समय लालाजी लाठियों के प्रहार से घायल हो गए। परिणाम स्वरूप 27 नवंबर 1928 को उनका देहांत हो गया। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 147 है, अभिनव भारत से कौन सा संबंधित है? तो अभिनव भारत जो कि वी.डी. सावरकर हैं। ऑप्शन नंबर ए सही है, वी.डी. सावरकर, जो कि ये अभिनव भारत से संबंधित हैं। फिर अभिनव भारत स्थापना वर्ष 1904 में, स्थान जो है नासिक, महाराष्ट्र। संस्थापक वी.डी. सावरकर थे। वी.डी. सावरकर जो कि विनायक दामोदर सावरकर द्वारा 1899 ईस्वी में स्थापित मित्र मेला ही वर्ष 1904 में एक गुप्त सभा अभिनव भारत में परिवर्तित हो गया। इसमें दिया गया है कि क्वेश्चन नंबर फिर 148 है, मुजफ्फरपुर के किंग्सफोर्ड की हत्या का प्रयास कब किया गया? तो ये 1908 ईस्वी को किया गया। ऑप्शन नंबर ए सही है, 1908 ईस्वी में। 30 अप्रैल 1908 को बिहार के मुजफ्फरपुर में खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी ने किंगफोर्ड पर बम फेंका, परंतु किंगफोर्ड बच गया और दुर्भाग्य से राष्ट्रीय आंदोलन में हमदर्दी रखने वाले मिस्टर केनेडी की पत्नी एवं पुत्री मारी गई। प्रफुल्ल चाकी ने पुलिस से बचने के लिए आत्महत्या कर ली तथा खुदीराम बोस को गिरफ्तार करके फांसी दे दी गई। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 149 है कि निम्न में से कौन एक राष्ट्रवादी समाचार पत्र नहीं था? तो राष्ट्रवादी समाचार पत्र ये कि द टाइम्स ऑफ इंडिया। ऑप्शन नंबर इसमें डी सही है, द टाइम्स ऑफ इंडिया, जो कि ये राष्ट्रवादी समाचार पत्र नहीं था। द टाइम्स ऑफ इंडिया एक राष्ट्रवादी समाचार पत्र नहीं था। इसके अतिरिक्त द हिंदू, बंगाली और दी हरमत्ता समाचार पत्र राष्ट्रवादी सोच को बढ़ावा देने वाले थे। फिर क्वेश्चन नंबर 150 है कि क्रांतिकारी गतिविधियों के साथ कौन सी पत्रिका जुड़ी हुई नहीं थी? तो क्रांतिकारी गतिविधियों के साथ कौन सी पत्रिका जुड़ी हुई नहीं थी? तो यंग इंडिया। ऑप्शन नंबर इसमें डी सही है, यंग इंडिया। यंग इंडिया पत्रिका क्रांतिकारी गतिविधियों के साथ जुड़ी नहीं थी। यंग इंडिया पत्रिका का संपादन महात्मा गांधी ने किया था। महात्मा गांधी अहिंसक आंदोलन के समर्थक थे। वर्ष 1913 में सोहन सिंह भाखना ने हिंदुस्तान एसोसिएशन ऑफ द पैसिफिक कोस्ट नामक संस्थान की स्थापना की। इस संस्था ने गदर नामक अखबार निकाला, जिससे इस संस्था का नाम गदर पार्टी पड़ गया। युगांतर तथा संध्या पत्रिकाएं भी क्रांतिकारी गतिविधियों से संबंधित थीं। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 151 है कि नीचे दिए गए विकल्पों में से राष्ट्रवादी समाचार पत्रों
द हिंदू, केसरी, बंगाली, हिंदुस्तानी, सुधारक के संपादक के नाम का सही संयोज ज्ञात कीजिए। तो इसमें कौन थे? इसमें सबसे पहले जो है जी सुब्रमण्यम अय्यर थे। फिर उसके बाद जी सुब्रमण्यम अय्यर, बाल गंगाधर तिलक, सुरेंद्र नाथ बनर्जी, गंगा प्रसाद वर्मा और गोपाल कृष्ण गोखले थे। ऑप्शन नंबर इसका डी सही है। फिर इसमें दिया गया है कि समाचार पत्र और संपादक। द हिंदू ये जी सुब्रमण्यम अय्यर, केसरी बाल गंगाधर तिलक, बंगाली सुरेंद्र नाथ बनर्जी, हिंदुस्तानी गंगा प्रसाद वर्मा, सुधारक गोपाल कृष्ण गोखले, ये जो कि समाचार पत्र या इसके संपादक थे। फिर इसके बाद क्वेश्चन नंबर 152 है कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं इसे पाकर रहूँगा, यह किसने कहा था? तो बाल गंगाधर तिलक के द्वारा कहा गया था। ऑप्शन नंबर इसमें सी सही है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन 1916 ईस्वी में बाल गंगाधर तिलक ने कहा कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और इसे मैं लेकर रहूँगा। तिलक राजनीतिक उग्रवाद तथा आक्रामक राष्ट्रवाद में विश्वास करते थे। इस अधिवेशन में उग्रवादियों को पुनः कांग्रेस में वापसी हुई तथा तिलक एवं एनी बेसेंट के प्रयासों से कांग्रेस तथा मुस्लिम लीग के बीच समझौता हुआ। यह समझौता लखनऊ अधिवेशन या कांग्रेस लीग समझौता के नाम से प्रसिद्ध है। फिर क्वेश्चन नंबर 153 है कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर ही रहूँगा, यह किसने कहा था? तो ये बाल गंगाधर तिलक के द्वारा कहा गया था। ऑप्शन नंबर सी सही है, बाल गंगाधर तिलक। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन 1916 में बाल गंगाधर तिलक ने कहा था, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा। इस अधिवेशन में उग्रवादियों की पुनः कांग्रेस में वापसी हुई तथा तिलक एवं एनी बेसेंट के प्रयासों से कांग्रेस तथा मुस्लिम लीग के बीच समझौता हुआ। यह समझौता लखनऊ समझौता या कांग्रेस लीग समझौता के नाम से प्रसिद्ध हुआ। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 154 है कि भारतीय क्रांति की जननी किसे कहा गया है? तो भारतीय क्रांति की जननी मैडम बीकाजी रुस्तम कामा को कहा गया है। ऑप्शन नंबर डी इसमें सही है, मैडम बीकाजी रुस्तम कामा को कहा गया है। इसमें मैडम कामा का जन्म 24 सितंबर 1861 को हुआ था। उनके माता पिता पारसी थे। सोराबजी प्रेमजी पटेल उनके पति थे। उनका विवाह रुस्तम के आर कामा से हुआ, जो वकील और सामाजिक कार्यकर्ता थे। मैडम कामा ने राष्ट्रीय आंदोलन के महान अग्रणी भारतीय नेता दादा भाई नौरोजी की निजी सचिव के रूप में सेवा की। बाद में वे कुछ देशभक्त विद्यार्थियों एवं यूरोपीय बौद्धिक लोगों के संपर्क में आकर स्वतंत्रता आंदोलन से जुड़ गई। 22 अगस्त 1907 को जर्मनी के स्टुअर्टगार्ड में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय सोशलिस्ट सम्मेलन इंटरनेशनल सोशलिस्ट कॉन्फ्रेंसिंग में उन्होंने भारतीय स्वाधीनता का झंडा सर्वप्रथम फहराया था। यहाँ फहराया गया यह झंडा कलकत्ता का परिवर्तित रूप था। इन्हें भारतीय क्रांति का मदर ऑफ इंडियन रिवॉल्यूशनरी कहा जाता है। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 155 है कि मैडम कामा ने भारत के त्रिरंगी स्वतंत्रता ध्वज को कहाँ फहराया था? तो ये स्टुअर्टगार्ड में। ऑप्शन नंबर इसमें सी सही है, स्टुअर्टगार्ड में फहराया था। फिर क्वेश्चन नंबर 156 है, मैडम कामा ने 1907 में प्रथम तिरंगा ध्वज कहाँ फहराया था? तो ये स्टुअर्टगार्ड में फहराया था। ऑप्शन नंबर डी इसमें सही है। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 157 है, लंदन में इंडिया हाउस के संस्थापक कौन थे? तो श्यामजी कृष्ण वर्मा थे। ऑप्शन नंबर ए सही है, श्यामजी कृष्ण वर्मा, जो कि लंदन में इंडिया हाउस के संस्थापक थे। फिर इसके बाद आता है कि फरवरी 1905 में लंदन में श्यामजी कृष्ण वर्मा ने इंडिया होम रूल सोसाइटी की स्थापना की। इन्होंने इंडिया हाउस की भी स्थापना की थी। यहाँ से एक समाचार पत्र सोशलिस्टियोलॉजी का प्रकाशन भी प्रारंभ किया गया। लंदन में सरकारी तंत्र के विशेष सक्रिय होने के कारण श्याम जी वहाँ से पेरिस अतः जिनेवा चले गए। फिर इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 158 है कि बंग भंग के बाद कौन सा आंदोलन शुरू हुआ था? तो बंग भंग के बाद स्वदेशी आंदोलन शुरू हुआ था। ऑप्शन नंबर बी सही है, स्वदेशी आंदोलन। ब्रिटिश सरकार ने 20 जुलाई 1905 को बंगाल विभाजन के निर्णय की घोषणा कर दी। 7 अगस्त 1905 को कलकत्ता के टाउन हॉल में एक ऐतिहासिक बैठक में स्वदेशी आंदोलन की विविध घोषणा कर दी। इसमें ऐतिहासिक बहिष्कार प्रस्ताव पारित हुआ। इसके बाद बंगाल के विभिन्न क्षेत्रों में बंग भंग विरोधी आंदोलन औपचारिक रूप से एकजुट होकर प्रारंभ हो गया। 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल विभाजन प्रभावी हो गया। फिर उसके बाद आता है
क्वेश्चन नंबर 159 है कि लॉर्ड कर्जन द्वारा 1905 में किया गया बंगाल विभाजन किस वर्ष रद्द हुआ? तो ये 1911 में रद्द हुआ था। ऑप्शन नंबर ए सही है, 1911 में रद्द हुआ था बंगाल विभाजन। दिसंबर 1911 में ब्रिटिश साम्राज्य जॉर्ज पंचम और महारानी मैरी के भारत आगमन पर उनके स्वागत हेतु दिल्ली में एक दरबार का आयोजन किया गया। दिल्ली में दरबार में ही 12 दिसंबर 1911 को सम्राट ने बंगाल विभाजन को रद्द करने की घोषणा किया था। साथ ही कलकत्ता की जगह दिल्ली को भारत की नई राजधानी बनाए जाने की घोषणा की गई थी। तो कलकत्ता की जगह अब नई राजधानी कौन बनी थी? तो दिल्ली बनी थी। कब बनी थी? तो 1911 ईस्वी में। घोषणा के अनुरूप बंगाल को एक नया प्रांत के रूप में पुनर्गठित किया गया। उड़ीसा, बिहार इससे अलग कर दिया गया। असम में एक नया प्रांत बनाया गया जैसा कि उसकी स्थिति 1874 ईस्वी में तथा सिलहट को इसमें जोड़ दिया गया। फिर क्वेश्चन नंबर 160 है कि कांग्रेस ने स्वराज प्रस्ताव 1905 में पारित किया। इसका प्रस्ताव का उद्देश्य क्या था? तो इस प्रस्ताव का उद्देश्य जो है स्वशासन सुनिश्चित करना था। ऑप्शन नंबर इसमें बी सही है, स्वशासन सुनिश्चित करना, जो कि स्वराज प्रस्ताव का मुख्य उद्देश्य था। कांग्रेस ने स्वराज संबंधित प्रस्ताव पर सर्वप्रथम वर्ष 1905 में बनारस अधिवेशन में चर्चा की एवं वर्ष 1906 में कलकत्ता के अधिवेशन में प्रस्ताव पारित कर दिया। इस प्रस्ताव के साथ स्वदेशी बहिष्कार तथा राष्ट्रीय शिक्षा संबंधित प्रस्ताव भी पारित किए गए। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 161 है कि 20वीं सदी के प्रारंभिक वर्षों में कांग्रेस विभाजन की प्रक्रिया शुरू हुई। तो 20वीं सदी के प्रारंभिक वर्षों में कांग्रेस की विभाजन की प्रक्रिया शुरू हुई थी। ये शुरू हुआ था कांग्रेस आंदोलन की रणनीतियों पर, कांग्रेस आंदोलन के उद्देश्यों पर, कांग्रेस आंदोलन में लोगों की भागीदारियों पर, यानी कि इसमें तीनों सही हैं, तो उपरोक्त में से सभी सही है। 20वीं सदी के प्रारंभ वर्षों में कांग्रेस के विभाजन का एक प्रमुख कारण नरमपंथियों को अपने रणनीति, उद्देश्यों और आम जनता को अपने साथ रख पाने में असफल होना तथा नरमपंथियों ने आम जनता के बीच काम नहीं किया। नरमपंथी राजनीतिक घटनाओं के अनुरूप अपनी रणनीति फेरबदल नहीं कर पाते थे। ये वह महसूस न कर सकने की उनकी उपलब्धियों में से उनकी राजनीति को अव्यवहारिक बना दिया। नरमपंथी और गरमपंथी की सोच और अनुमान पारस्परिक मतभेद की दृष्टिकोण और राष्ट्रवादी कोण दोनों से ही गलत थे। नरमपंथी यह समझती थी कि सरकार नरमपंथियों के भय के कारण ही उनसे बातचीत कर रही है और गरमपंथी यह नहीं समझ पाए कि उनके संघर्ष नरमपंथियों के लिए कवच का काम कर सकते हैं। फलस्वरूप 1907 के सूरत अधिवेशन में कांग्रेस का विभाजन हो गया। फिर क्वेश्चन नंबर 162 है कि मुसलमान यदि खुश और संतुष्ट हैं तो भारत में ब्रिटिश शक्ति का महत्व बचाव होगा। यह किसने कहा था? तो ये डब्ल्यू हंटर के द्वारा कहा गया था। ऑप्शन नंबर सी सही है, डब्ल्यू हंटर। डब्ल्यू हंटर ने अपनी पुस्तक द इंडियन मुसलमान में लिखा कि मुसलमान यदि खुश और संतुष्ट हैं तो भारत में ब्रिटिश शक्ति का महत्व बचाव होगा। फिर इसके बाद क्वेश्चन नंबर 163 है कि किस वर्ष हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना हुई थी? तो ये किया गया था 1924 में। ऑप्शन नंबर बी सही है, 1924 में किया गया था। देश में उचित ढंग से क्रांतिकारी आंदोलन का संचालन करने के उद्देश्य से अक्टूबर 1924 में युवा क्रांतिकारियों ने नागपुर में एक असेंबली बुलाया तथा हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन HRA नामक क्रांतिकारी संगठन की स्थापना की। संस्थापक सचिंद्र सन्याल, राम प्रसाद बिस्मिल, जोगेश चंद्र चटर्जी तथा चंद्रशेखर आज़ाद थे। फिर इसके बाद क्वेश्चन नंबर 164 है कि बंगाल विभाजन की घोषणा की गई थी। तो बंगाल विभाजन की घोषणा 19 जुलाई 1905 ईस्वी को किया गया था। ऑप्शन नंबर इसमें ये सही है। फिर उसके बाद इसमें आया है कि बंगाल विभाजन का प्रस्ताव 3 दिसंबर 1903 ईस्वी को ब्रिटिश संसद में रखा गया। इसकी औपचारिक घोषणा 20 जुलाई को की गई थी। इसकी औपचारिक घोषणा जो है 20 जुलाई को की गई थी 1905 ईस्वी को। इसका उद्देश्य बंगाल प्रेसिडेंसी में फैल रहे राष्ट्रवाद को विभाजित करना तथा बंगाल विभाजन 16 अक्टूबर 1905 को प्रभावी हुआ। इसी दिन रविन्द्रनाथ टैगोर ने रक्षाबंधन के रूप में मनाने की सलाह दी। फिर उसके बाद आता है इसमें क्वेश्चन नंबर 165 है कि कर्जन वाइली की हत्या के आरोप में किसे मृत्युदंड दिया गया था? तो ये मदन लाल झींगरा को दिया गया था। ऑप्शन नंबर ए सही है, मदन लाल झींगरा को जो है कर्जन वाइली की हत्या में मृत्युदंड दिया गया था। कर्जन वाइली की हत्या 1 जुलाई 1909 को लंदन में मदन लाल ढींगरा
ने गोली मारकर किया। वाइली भारतीय मंत्री के एक बॉडीगार्ड के रूप में नियुक्त थे। 17 अगस्त 1919 को मदन लाल ढींगरा को फांसी की सजा दी गई। फिर इसके बाद क्वेश्चन नंबर 166 है मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड की रिपोर्ट। तो मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड की रिपोर्ट जो कि भारत शासन अधिनियम 1919 का आधार बनी थी। तत्कालीन भारत ब्रिटिश जो सचिव एडविन मॉन्टेग्यू और वायसराय लॉर्ड चेम्सफोर्ड की रिपोर्ट भारतीय परिषद अधिनियम 1919 का आधार बनी थी। इस अधिनियम के तहत प्रांतों में पहली बार द्वैध शासन लागू किया गया। फिर इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 167 है न्यू लैंप फॉर ओल्ड श्रृंखला जो कि ये 1893 से 94 में सर्वाहार वर्ग के साथ संपर्क से बाहर होने के लिए कांग्रेस की आलोचना की गई थी। इन लेखकों का लेखक कौन था? तो इन लेखकों का लेखक जो कि अरविंद घोष थे। ऑप्शन नंबर ए सही है, अरविंद घोष थे। तत्कालीन भारतीय परिस्थितियों के कारण एवं कांग्रेस की साम्राज्यवादी शक्तियों के समझ ढुल-मुल रवैया अपनाने के कारण अरविंद घोष ने अपनी लेख श्रृंखला न्यू लैंप फॉर ओल्ड में कांग्रेस की आलोचना की थी। फिर क्वेश्चन नंबर 168 है कि काकोरी ट्रेन डकैती में क्रांतिकारियों को फांसी की सज़ा दी गई थी। तो किसे फांसी की सज़ा दी गई थी? इसमें जो है राम प्रसाद बिस्मिल और आसफ उल्लाह को दिया गया था। ऑप्शन नंबर ए सही है, राम प्रसाद बिस्मिल और आसफ उल्लाह को दिया गया था काकोरी ट्रेन डकैती कांड में फांसी की सज़ा। अक्टूबर 1924 में सचिंद्र सन्याल, राम प्रसाद बिस्मिल तथा चंद्रशेखर आज़ाद ने कानपुर में क्रांतिकारी संस्था हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना की। इस संस्था द्वारा 9 अगस्त 1925 को उत्तर प्रदेश के रेलवे लखनऊ सहारनपुर संभाग के काकोरी नामक स्थान पर 8 डाउन सहारनपुर लखनऊ पैसेंजर ट्रेन पर डकैती डालकर सरकारी खजाना लूट लिया गया। यह घटना काकोरी कांड के नाम से प्रसिद्ध हुई। इस कांड में 29 क्रांतिकारियों की गिरफ्तार किया गया जिसमें रामप्रसाद बिस्मिल, आसफुल्ला का, रोशनलाल, राजेंद्र लाहिड़ी को फांसी हुई जबकि चंद्रशेखर आज़ाद फरार हो गए। फिर क्वेश्चन नंबर 169 है कि हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक आर्मी के संस्थापक नेताओं में से एक थे। तो ये भगत सिंह थे। ऑप्शन नंबर बी सही, भगत सिंह थे। काकोरी कांड के बाद पुलिस द्वारा चलाए गए दमन चक्र के फलस्वरूप हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन एचआरए का अस्तित्व कुछ समय के लिए समाप्त हो गया, किंतु बाद में विजय कुमार सिंह, शिववर्मा, जयदेव कपूर, भगत सिंह, भागवती चरण बोहरा, सुखदेव ने चंद्रशेखर आज़ाद के नेतृत्व में एचआरए को पुनः संगठित करने का कार्य शुरू किया गया। सितंबर 1928 ईस्वी में फिरोज शाह कोटला मैदान दिल्ली में चंद्रशेखर आज़ाद के नेतृत्व में एक बैठक हुई जिसमें एचआरए का नाम बदल करके हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन HSRA रख दिया गया। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 170 है कि निम्न पंक्तियों में से किसने कहा सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है कि जोर कितना बाजुए कातिल में है। तो ये रामप्रसाद बिस्मिल के द्वारा कहा गया था। ऑप्शन नंबर इसमें ये सही है, रामप्रसाद बिस्मिल। उपरोक्त गज़ल की पंक्तियों रामप्रसाद बिस्मिल अजीमाबादी की थी। बिस्मिल अजीमाबादी की वास्तविक नाम सैयद शाह मोहम्मद हसन था। वे 1901 ईस्वी में पटना से 30 किलोमीटर दूर हरदास बिनाहा गांव में पैदा हुए थे। यह गज़ल उर्दू में लिखी गई एक वर्ष 1922 में काजी अब्दुल गफ्फार की पत्रिका सबाह में छपी थी। फिर क्वेश्चन नंबर 171 है प्रसिद्ध गीत सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है कि रचयिता कौन है? तो रामप्रसाद बिस्मिल हैं। ऑप्शन नंबर डी इसमें सही है, लेकिन इसमें आयोग ई ऑप्शन माना है। फिर उसके बाद आता है इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? क्वेश्चन नंबर 172 है कि इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? तो ये भगत सिंह के द्वारा दिया गया था इनकलाब जिंदाबाद का नारा। ऑप्शन नंबर इसमें सी सही है, भगत सिंह। इनकलाब जिंदाबाद की रचना प्रसिद्ध कवि मोहम्मद इकबाल ने की थी, किंतु पहली बार इस नारे के रूप में प्रयोग भगत सिंह ने किया था। इन्होंने ही इस नारे को चर्चित बनाया था। भगत सिंह के द्वारा ही इस नारे को चर्चित किया गया था। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 173 है भगत सिंह, राजगुरु तथा सुखदेव को कब फांसी दी गई थी? तो भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव को कब फांसी दिया गया था? 23 मार्च 1931 में। ऑप्शन नंबर ये सही है, 23 मार्च 1931 को इनको फांसी दिया गया था। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन के 2 सदस्य भगत सिंह, बटुकेश्वर दत्त ने 8 अप्रैल 1929 को केंद्रीय विधानसभा पर बम फेंके। दोनों की गिरफ्तारी
कर केंद्रीय असेंबली बम कांड के अंतर्गत मुकदमा चलाया गया। बाद में HSRA के अन्य सदस्यों को भी गिरफ्तार कर क्रांतिकारियों के ऊपर लाहौर षड्यंत्र कांड के अंतर्गत मुकदमा चलाया गया। फिर इसमें वर्ष 1930 में लाहौर षड्यंत्र कांड का निर्णय आया, जिसमें भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी की सज़ा सुनाई गई। 23 मार्च 1931 को तीनों को फांसी दे दी गई। उनकी फांसी के समाचार पूरे संपूर्ण देश मृत्यु सदस्य उदासी में डूब गया। फिर इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 174 है कि सरकार के विरोध में असेंबली में बम फेंकने समय भगत सिंह की उम्र क्या थी। तो भगत सिंह की उम्र उस समय क्या थी, तो जिस समय भगत सिंह ने सरकार के विरोध में असेंबली में बम फेंका था तो उस समय 21 साल से थोड़ा ज़्यादा था। ऑप्शन नंबर बी सही है, 21 साल से थोड़ा ज़्यादा था। भगत सिंह भारत के एक प्रमुख स्वतंत्रता सेनानी क्रांतिकारी थे। उनका जन्म सितंबर 1907 में हुआ। भगत सिंह बटुकेश्वर दत्त ने 8 अप्रैल 1929 को केंद्रीय विधानसभा में बम फेंका। इस प्रकार केंद्रीय विधानसभा में बम फेंकने के समय भगत सिंह की उम्र 21 वर्ष से थोड़ा ज़्यादा थी। फिर क्वेश्चन नंबर 175 है कि अनुशीलन समिति थी। तो अनुशीलन समिति क्या थी, तो ये एक क्रांतिकारी संगठन था। ऑप्शन नंबर इसमें डी सही है, क्रांतिकारी संगठन। फिर इसमें दिया गया है कि अनुशीलन समिति एक क्रांतिकारी संगठन था। बंगाल में कुल 19 समितियों के होने के प्रमाण मिलते हैं। फिर उसके बाद अनुशीलन समितियों के बारे में हम लोग जानते हैं। अनुशीलन समितियां 3 जगह थी। मेदिनीपुर, जो कि ये 1902 में, इसकी स्थापना ज्ञानेंद्र नाथ बसु के द्वारा किया गया था। फिर ढाका में अक्टूबर 1906 में हुआ था। पुलीन बिहारी दास के द्वारा इसे गठित किया गया था। सर्वाधिक संगठित संगठन ये माना जाता था ढाका का। फिर उसके बाद कलकत्ता में मार्च 1902 ईस्वी में और 1900 में, ये 2 जगह गठित किया गया था। इसके जो स्थापना किए थे वे सचिंद्र बसु थे। शेखर बंदोपाध्याय की पुस्तक के अनुसार इसमें 3 लोग थे। एक थे प्रेमनाथ मित्र, जो कि ये अध्यक्ष थे। दूसरे थे जतीन्द्र नाथ बनर्जी, बाघा जतीन जिन्हें कहा जाता था। फिर उसके बाद तीसरे थे बारिंद्र नाथ घोष, जो कि सुमित सरकार के अनुसार थे। फिर उसके कुछ महत्वपूर्ण नोट में दिया गया है, उसके बारे में जानते हैं। 1902 में सरल घोपाल का अखाड़ा। फिर 1902 में कुछ युवाओं द्वारा आत्मोन्नीत समिति का गठन। फिर बारिंद्र घोष एवं भूपेंद्र नाथ दत्त के नेतृत्व में 1906 में युगांतर साप्ताहिक का प्रकाशन। फिर हेमचंद्र कानूनगो कलकत्ता अनुशीलन समिति के सहयोगी एवं बम विशेषज्ञ। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 176 है कि 1913 में पटना में अनुशीलन समिति की एक शाखा की स्थापना किसने की थी। ये सचिंद्र नाथ सान्याल के द्वारा किया गया था। ऑप्शन नंबर इसमें सी सही है। वर्ष 1913 में पटना में अनुशीलन समिति की एक शाखा की स्थापना सचिंद्र नाथ सान्याल ने की थी। अनुशीलन समिति एक क्रांतिकारी संगठन था। फिर इसमें क्वेश्चन नंबर 177 है कि चिटगांव शास्त्र छापामारी की योजना बनाई गई थी। तो ये किसके द्वारा बनाया गया था, तो सूर्य सेन के द्वारा। ऑप्शन नंबर इसमें ये सही है, सूर्य सेन के द्वारा बनाया गया था। चटगांव शास्त्र धावे को मास्टरदा के नाम से प्रसिद्ध सूर्यसेन ने आयोजित किया था। सूर्यसेन ने बंगाल में इंडियन रिपब्लिक आर्मी, जिसे हम लोग IRA की स्थापना की थी। इसके सदस्य में अनंत सिंह, अंबिका चक्रवर्ती, लोकीनाथ, प्रीति लता वाडेतर, गणेश घोष, कल्पना दत्त, आनंद गुप्त और टेघबाल प्रमुख थे। 18 अप्रैल 1930 को सूर्यसेन ने अंग्रेजों के विरुद्ध युद्ध की घोषणा की। सूर्यसेन के नेतृत्व में IRA के सदस्य ने चटगांव शस्त्रागार पर आक्रमण कर हथियारों पर कब्जा कर लिया तथा 22 मई 1930 को IRA के सदस्य और सेना के बीच संघर्ष हुआ, जिसमें 80 सैनिक और 12 क्रांतिकारी मारे गए। 16 फरवरी 1933 को सूर्यसेन को गिरफ्तारी कर लिया गया और उनके ऊपर मुकदमा चलाया गया तथा 12 जनवरी 1934 को उन्हें फांसी दे दी गई। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 178 है कि चटगांव शस्त्रागार धावे से संबंधित थे तो कौन थे, तो ये थे सूर्य सेन। ऑप्शन नंबर डी सही है।
चटगांव शस्त्रागार धावे से कौन संबंधित है? तो सूर्य सेन, जो कि ये बिहार PCS प्री 2022 में पूछा गया है। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 179 है कि निष्क्रिय विरोध के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो ये अरविंद घोष के द्वारा किया गया था। ऑप्शन नंबर डी है अरविंद घोष। निष्क्रिय विरोध के सिद्धांत का प्रतिपादन अरविंद घोष ने अपनी पुस्तक वंदे मातरम में किया। उनका मानना था कि अंग्रेजों को भारत अलविदा छोड़ देना चाहिए। जब तक अंग्रेज ऐसा नहीं करते तब तक उनके विरुद्ध विरोध प्रदर्शन करते रहना चाहिए। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 180 है कि गदर पार्टी की स्थापना हुई थी। तो गदर पार्टी की स्थापना कब हुई थी? तो ये 1913 ईस्वी में हुआ था। ऑप्शन नंबर इसमें भी सही है। गदर पार्टी की स्थापना 1913 में हुआ था। वर्ष 1913 में सोहन सिंह भाखना के नेतृत्व में पोर्टलैंड में हिंदुस्तान एसोसिएशन ऑफ द पैसिफिक कोस्ट नामक संस्था की स्थापना हुई। इस संस्था ने गदर नामक एक अखबार निकाला, जिससे इस संस्था का नाम भी गदर पार्टी पड़ गया। लाला हरदयाल इस संस्था के मनीषी पथ प्रदर्शक थे। इसमें अन्य सदस्य कौन कौन थे? तो रामचंद्र बरकतुल्लाह, रास बिहारी बोस, राजा महेंद्र प्रताप, अब्दुल रहमान, मैडम भीकाजी कामा, भाई परमानंद, करतार सिंह साराभा तथा पंडित काशी राम इसके प्रमुख थे। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 181 है कि गदर क्रांति छिड़ने का सबसे महत्वपूर्ण कारण क्या था? तो ये था प्रथम महायुद्ध को शुरू होना। तो प्रथम महायुद्ध का शुरू होना जो कि गदर क्रांति छिड़ने का सबसे महत्वपूर्ण कारण था। ऑप्शन नंबर इसमें सी सही है। स्वदेशी आंदोलन के निष्क्रिय होने से भारतीय राष्ट्रवाद के प्रहरी भी निष्क्रिय हो गए। वर्ष 1914 ईस्वी में अचानक छिड़े प्रथम विश्व युद्ध ने भारतीय राष्ट्रीयता के प्रहरियों को झकझोरा, उन्हें उद्वेलित किया। उस समय यह धारणा प्रचलित थी कि ब्रिटेन पर किसी भी तरह का संकट भारत के हित में है। उनके लिए एक मौका, इस मौके का कोई जगह पर कई तरह के फायदे उठाया गया। उत्तरी अमेरिका में गदर क्रांतिकारी और भारत में लोकमान्य तिलक, एनी बेसेंट व उनके स्वदेशी संगठनों ने इस मौके का लाभ उठाया। गदर क्रांतिकारियों ने शस्त्र संघर्ष के माध्यम से अंग्रेजी हुकूमत को उखाड़ फेंकने का प्रयास किया। फिर उसके बाद आता है इसमें गदर पार्टी की स्थापना कहाँ पर हुई थी? तो ये संयुक्त राज्य अमेरिका में हुआ था। ऑप्शन नंबर इसमें बी सही है। गदर पार्टी की स्थापना संयुक्त राज्य अमेरिका में हुआ था। ये बिहार PCS 2022 में पूछा गया क्वेश्चन है। गदर पार्टी की स्थापना 21 अप्रैल 1913 को अमेरिका में किया गया। इसका मुख्यालय सैन फ्रांसिस्को अमेरिका में स्थित था। इसे अमेरिका एवं कनाडा में रह रहे भारतीयों के सहयोग से गठित किया गया था। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 183 है कि किसने कहा था कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा? ये बाल गंगाधर तिलक के द्वारा कहा गया था। ऑप्शन नंबर डी सही है, बाल गंगाधर तिलक। वर्ष 1906 के बाद भारतीय राजनीति में कांग्रेस के भीतर उग्रवादी दल का उदय के साथ साथ देश में क्रांतिकारी उग्रवादी दलों का आविर्भाव हुआ। 4 प्रमुख कांग्रेसी नेताओं ने बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय, बिपिन चंद्र पाल एवं अरविंद घोष ने इस आंदोलन का नेतृत्व किया। इन नेताओं ने स्वराज की प्राप्ति को अलग लक्ष्य बनाया। तिलक ने नारा दिया कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और इसे मैं लेकर रहूँगा। फिर इसके बाद क्वेश्चन नंबर 184 है कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और इसे मैं लेकर रहूँगा, यह वाक्य किससे संबंधित है? तो बाल गंगाधर तिलक से संबंधित है। ऑप्शन नंबर सी इसमें सही है, बाल गंगाधर तिलक। फिर उसके बाद आता है कि स्वराज आम जनता के लिए होना चाहिए, केवल वर्गों के लिए नहीं। ये प्रसिद्ध सूत्र की घोषणा की थी, तो ये सी राजगोपालाचारी ने किया था। ऑप्शन नंबर बी सही है, सी राजगोपालाचारी ने किया था। सी राजगोपालाचारी की मान्यता थी कि स्वराज जो है जन सामान्य हेतु होना चाहिए, न केवल कुलीन एवं अभिजात्य वर्गों के। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 186 है कि इंडिया फॉर इंडियंस खिताब किसने लिखी थी? तो ये CR दास के द्वारा लिखा गया था। ऑप्शन नंबर इसमें ए सही है, CR दास। भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान चर्चित पुस्तक इंडिया फॉर इंडियंस के लेखक चित्तरंजन दास यानी कि CR दास थे। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 187 है कि अनहैप्पी इंडिया पुस्तक के लेखक कौन थे? तो लाला लाजपत राय थे। ऑप्शन नंबर सी सही है, लाला लाजपत राय अनहैप्पी इंडिया पुस्तक के लेखक थे। अनहैप्पी इंडियन पुस्तक के लेखक लाला लाजपत राय हैं। बाल गंगाधर तिलक केसरी एवं मराठा और एनी बेसेंट कॉमनवेल्थ तथा न्यू इंडिया पत्र का संपादन किया था। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 188 है कि निम्न में से किस नेताओं ने
1906 में कलकत्ता कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी? तो ये दादा भाई नौरोजी के द्वारा किया गया था। ऑप्शन नंबर इसमें डी सही है, दादा भाई नौरोजी। वर्ष 1906 के कलकत्ता कांग्रेस अधिवेशन के अध्यक्षता पद को लेकर पार्टी में विभाजन की नौबत आ गई, लेकिन दादा भाई नौरोजी अध्यक्ष बनने से संबंधित विभाजन फिलहाल टल गया। दादा भाई नौरोजी को लोग लगभग सभी राष्ट्रवादी एक सच्चा देशभक्त मानते थे और राजनीतिक विचारों से दादा भाई पूर्ण राजभक्त थे। वह समझते थे कि भारत में अंग्रेज राज्य बहुत ही लाभ है और वह उससे सहचर्य के सदा बने रहने में अभिरुचि रखते थे। राष्ट्रीय कांग्रेस कलकत्ता अधिवेशन में ही पहली बार दादा भाई ने स्वराज की मांग की थी। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 179 है कि निम्न में से किसने ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना की थी? तो ये नवाब सलीमुल्लाह खान के द्वारा किया गया था। ऑप्शन नंबर इसमें डी सही है। अक्टूबर 1906 में आगा खां के नेतृत्व में मुस्लिमों के शिमला प्रतिमंडल ने एक ऐसी केंद्रीय मुस्लिम सभा बनाने का विचार किया जिसका उद्देश्य मुसलमानों के हित का संरक्षण हो। इसी विचार के अनुरूप ढाका में संपन्न अखिल भारतीय मुस्लिम शिक्षा सम्मेलन ऑल इंडिया मोहम्मडन एजुकेशनल कॉन्फ्रेंस के दौरान दिसंबर 1906 में इस सम्मेलन के स्वागत समिति का अध्यक्ष तथा राजनीतिक बैठकों की संयोजक ढाका के नवाब सलीमुल्लाह खान के अखिल भारतीय मुस्लिम लीग के गठन का प्रस्ताव किया था। इसमें 56 अस्थायी समिति का चयन किया गया था। सदस्यीय अस्थायी समिति का चयन किया गया था। मोहसिन उल मुल्क वकार उल मुल्क को संयुक्त रूप से संगठन का सचिव नियुक्त किया गया। लखनऊ में मुस्लिम लीग का मुख्यालय बनाया गया और आगा खां इसके प्रथम अध्यक्ष बने थे। फिर उसके बाद आता है इसमें जो है इस विकल्प में तीनों नाम रहने में इसमें दो नाम रहने पर संस्थापक के रूप में चयन की वरीयता क्रम इस प्रकार है कि सबसे पहले सलीमुल्लाह खां थे, दूसरे पे आगा खां थे, तीसरे पे मोहसिन उल मुल्क थे। फिर उसके बाद आता है 1906 में क्वेश्चन नंबर 190 है कि 1906 में मिंटो से शिमला में मिले मुसलमानों के शिष्टमंडल ने प्रार्थना की थी। तो ये मुसलमानों के लिए एक पृथक निर्वाचक वर्ग के रूप में। ऑप्शन नंबर इसमें ये सही है। 1 अक्टूबर 1906 को आगा खां के नेतृत्व में मुसलमानों का एक शिष्टमंडल तत्कालीन वायसराय लॉर्ड मिंटो से शिमला में एक शिष्टमंडल के द्वारा मिला गया था। शिष्टमंडल ने प्रांतीय केंद्रीय स्थानीय निकायों में निर्वाचन मुसलमानों के लिए शिष्टमंडल स्थित मांग की। इस मांग के जवाब में मिंटो ने मुसलमानों को आश्वासन देते हुए कहा कि राजनैतिक अधिकारों और हितों भारत की रक्षा की जाएगी। फिर इसके बाद क्वेश्चन नंबर 191 है कि निम्नलिखित में से किस अधिनियम ने भारत में पृथक निर्वाचक मंडल का आरंभ किया था? तो ये भारतीय परिषद अधिनियम 1909 में। ऑप्शन नंबर डी सही इसमें। भारतीय परिषद अधिनियम 1909 में मॉन्टेमेलो सुधार 1909 ब्रिटिश भारत में सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की व्यवस्था की गई, जिसके अंतर्गत मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचक मंडल व्यवस्था करना था। तो इसमें क्वेश्चन नंबर 192 है कि निम्नलिखित में से किसके योगदान होम रूल लीग स्थापना में नहीं था? तो ये टी.एस. आलकाट का, ऑप्शन नंबर डी टी.एस. आलकाट का, जो कि होम रूल लीग की स्थापना में योगदान नहीं था। टी.एस. आलकाट होम रूल लीग से संबंधित नहीं थे, बल्कि ये थियोसोफिकल सोसाइटी से संबंधित थे। तिलक ने अप्रैल 1916 और एनी बेसेंट ने सितंबर 1916 में होम रूल लीग की स्थापना किया था। एम सुब्रमण्यम अय्यर ने एनी बेसेंट की होम रूल लीग आंदोलन की स्थापना से संबंधित थे। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 193 है कि किस अधिवेशन में होम रूल लीग समर्थक ने अपने राजनीतिक शक्ति का सफलतापूर्वक प्रदर्शन कर सके? तो ये किए थे कांग्रेस का 1916 का लखनऊ अधिवेशन में। ऑप्शन नंबर इसमें ये सही है, लखनऊ अधिवेशन में होम रूल का समर्थन किया गया था। इसमें जो है 1916 में लखनऊ अधिवेशन में होम रूल के सदस्य के लिए अपनी ताकत दिखाने का एक अच्छा मौका था। तिलक के समर्थकों ने परंपरा ही बना दी जिस पर कांग्रेस बहुत वर्षों तक टिकी रही। उनके समर्थकों ने लखनऊ पहुंचने के लिए एक ट्रेन आरक्षित की, जिससे कुछ लोगों ने कांग्रेस स्पेशल का नाम दिया, कुछ तो लोग होम रूल स्पेशल कहा। अरुडेंट ने लीग के हर सदस्य से कहा था कि वह लखनऊ अधिवेशन का सदस्य बनने की हर संभव कोशिश करे। अधिवेशन की समाप्ति के तुरंत बाद उसी पंडाल में 2 होम रूल लीग की बैठक हुई, जिसमें लगभग 1000 प्रतिनिधियों ने भाग लिया। कांग्रेस लीग समझौते की सराहना की गई। तिलक एनी बेसेंट बैठक से संबोधित किए थे। क्वेश्चन नंबर 194 है
शिक्षा में सुधार हेतु ब्रिटिश सरकार ने सैंडल विश्वविद्यालय आयोग कब नियुक्त किया गया था? तो ये 1917 में। ऑप्शन नंबर इसमें भी सही है। सैंडलर आयोग शिक्षा से संबंधित था। वर्ष 1917 में सरकार ने कलकत्ता विश्वविद्यालय की संभावनाओं के अध्ययन तथा रिपोर्ट के लिए एक आयोग नियुक्त किया। डॉक्टर M.E. सैंडलर जो लीडर्स विश्वविद्यालय उपकुलपति थे, इसके अध्यक्ष की नियुक्ति किए। इस आयोग के यह विचार था कि यदि विश्वविद्यालय शिक्षा का सुधार करना है तो माध्यमिक शिक्षा के सुधार की आवश्यकता है, और इसने वर्ष 1904 ईस्वी के विश्वविद्यालय अधिनियम की कड़ी निंदा की और यह बताया कि इस कॉलेज में तथा विश्वविद्यालय शिक्षा ठीक सामान्य नहीं हो सकता। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 195 है कि होम रूल आंदोलन भारत के स्वतंत्र संग्राम के एक नए चरण के आरंभ का घोतक था। तो क्यों था? तो ये जो घोतक था, ये इसने देश के सामने स्वशासन सेल्फ गवर्नमेंट की एक ठोस योजना रखी थी। तो इसने देश के सामने एक स्वशासन की ठोस योजना रखी थी। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर इसमें और दिया गया है, रखी थी। होम रूल लीग के आंदोलन नेताओं ने तिलक एवं मिनी बेसेंट की निगाह में स्वराज का अर्थ लगभग एक जैसा ही था। ब्रिटिश साम्राज्य के अंतर्गत स्थानीय, प्रांतीय एवं केंद्रीय स्तर पर उत्तरदायी शासन एवं प्रशासन आदि व्यवस्था की जाएगी, जैसे गोरों द्वारा शासित डोमिनियन दर्जा प्राप्त अन्य ब्रिटिश उपनिवेशों में थी, यथा कनाडा एवं ऑस्ट्रेलिया में। फिर इसके बाद क्वेश्चन नंबर 196 है कि बंगाल विभाजन के प्रत्याघात के रूप में कौन सा आंदोलन शुरू हुआ था? तो ये स्वदेश आंदोलन शुरू हुआ था। ऑप्शन नंबर सी सही है, स्वदेशी आंदोलन। स्वदेशी आंदोलन के बारे में जानते हैं। कर्जन ने 20 जुलाई 1905 को बंगाल विभाजन का निर्णय लिया। इसके विरोध में राष्ट्रवादियों द्वारा आंदोलन की शुरुआत 7 अगस्त 1905 को हुई। कलकत्ता के टाउन हॉल में कृष्ण कुमार और मित्र सुरेंद्र बनर्जी की अध्यक्षता में एक बैठक हुई, जहां स्वदेशी आंदोलन प्रारंभ करने और विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार करने का निर्णय लिया गया। 16 अक्टूबर 1905 को जब बंगाल विभाजन लागू हो गया, उसी दिन शोक दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की गई। तो शोक दिवस मनाने की घोषणा कब किया गया था? तो 16 अक्टूबर को, क्योंकि इस दिन बंगाल विभाजन हुआ था, इसीलिए शोक दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की गई थी। रविन्द्रनाथ टैगोर के सुझाव पर इसे राखी दिवस के रूप में भी मनाया गया। यह दिवस राष्ट्रवादियों द्वारा बंगाल की अटूट एकता के प्रदर्शन के लिए बन गया। टैगोर शांति निकेतन के तर्ज पर बंगाल नेशनल कॉलेज की स्थापना की थी। बहुत ही कम समय में पूरे देश में अनेक राष्ट्रीय विद्यालयों की स्थापना हो गई। अगस्त 1906 में राष्ट्रीय शिक्षा परिषद का गठन हुआ। स्वदेशी आंदोलन में आत्मनिर्भरता, आत्मशक्ति का नारा दिया गया। स्वावलंबन व आत्मनिर्भरता का प्रश्न राष्ट्रीय स्वाभिमान, आदर और आत्मविश्वास के साथ जुड़ा था। कांग्रेस ने अपने कलकत्ता अधिवेशन 1906 में स्वदेशी आंदोलन, बहिष्कार आंदोलन, राष्ट्रीय शिक्षा और स्वशासन से संबंधित 4 प्रस्ताव पारित किए। अतः स्पष्ट बंगाल विभाजन के विरोध में राष्ट्रवादियों ने स्वदेशी, बहिष्कार, राष्ट्रीय शिक्षा एवं स्वशासन आंदोलन जैसे चलाए। 1920 के नागपुर अधिवेशन में CR दास गांधी जी के असहयोग प्रस्ताव को पेश किए। फिर इसके बाद क्वेश्चन नंबर 197 है कि नोआखली काल में महात्मा गांधी के सचिव कौन थे? तो ये प्यारेलाल थे। ऑप्शन नंबर सी सही है। नोआखली के काल में महात्मा गांधी के सचिव प्यारेलाल थे। प्यारेलाल महात्मा गांधी के सचिव थे। उनकी बहन डॉक्टर सुशीला नय्यर ने गांधी जी के व्यक्तिगत चिकित्सक थी। प्यारेलाल ने गांधी जी की दांडी मार्च में भी महत्वपूर्ण भूमिका अदा की थी। फिर इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 198 कि निम्न में से महात्मा गांधी का भारत में पहला सत्याग्रह कौन था? तो ये चंपारण था पहला सत्याग्रह। ऑप्शन नंबर सी सही है, चंपारण। दक्षिण अफ्रीका से 1915 में लौटने के बाद गांधी जी ने भारत में अपना प्रथम सफल सत्याग्रह बिहार के चंपारण जिले वर्ष 1917 में किया था। चंपारण के एक किसान राजकुमार शुक्ल ने गांधी जी से लखनऊ में भेंट की और उसने चंपारण आने के लिए आग्रह किया। 19वीं शताब्दी के आरंभ में गोरे बागान मालिकों ने चंपारण के किसानों के एक अनुबंधन के आधार पर यह विनिश्चित कर लिया था कि उन्होंने अपनी ज़मीन के 2/20 भूभाग पर नील की खेती करना अनिवार्य है, जिसे 3 कठिया पद्धति के नाम से जाना जाता है। गोरे बागान मालिकों ने किसानों की मजबूरी का फायदा उठाकर उन्हें अनुबंधन से मुक्त करने के लिए लगान एवं अन्य गैरकानूनी करों दर के मान्य ढंग से बढ़ा दी। किसानों की इस उत्पीड़ना के विरोध में गांधी जी ने चंपारण पर सत्याग्रह किया था। फिर इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 199 है कि निम्न में से किस कॉलेज में गांधी जी ने पढ़ाई की थी? ये थे
दास कॉलेज भावनगर। ऑप्शन नंबर ए सही है, श्यामल दास कॉलेज भावनगर। इसमें दिया गया है कि महात्मा गांधी भारत के स्वतंत्र आंदोलन के एक प्रमुख नेता थे। इनकी प्रारंभिक शिक्षा पोरबंदर में संपन्न हुई। इन्होंने हाई स्कूल, इंटर हाई स्कूल शिक्षा राजकोट स्थित अल्फ्रेड हाई स्कूल से प्राप्त की थी। इसके उपरांत इन्होंने भावनगर के स्थित श्यामल दास आर्ट कॉलेज में अपना नामांकन करवाया, जिसके उपरांत उन्होंने यूनिवर्सिटी कॉलेज लंदन से विधि यानी कि लॉ की पढ़ाई पूरी की थी। फिर क्वेश्चन नंबर 200 है कि निम्नलिखित में से कौन सा भारत में गांधी जी का प्रथम सत्याग्रह आंदोलन था जिसे उन्होंने सविनय अवज्ञा का प्रयोग किया? तो ये था चंपारण। ऑप्शन नंबर बी सही है, चंपारण था। तो हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 200 तक देखा है आधुनिक भारत का। इसके आगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। तो आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।